Hello student, welcome to online physics lecture 11 science chapter number 6 mechanical properties of solid. In this lecture we discuss about the properties of solid, and in 12th science we also discuss about the mechanical properties, but we'll discuss about the mechanical properties of fluids. We know that the matter, it can be available in the form of three states: solid, liquid and gases. Okay, so in 11th science we only discuss about the properties of solid, and in 12 we'll discuss about the mechanical properties of fluid. Fluids means the liquid and gases, they are called as the fluids. Okay, so let us start the properties of solids, and at first it starts from इंट्रोडक्शन. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है कि सॉलिड्स, यू नो दैट द सॉलिड कैन possesses definite shape and size. Okay, and we also know that the solids are made up of atom or group of atoms placed in a definite geometric arrangement. Okay, जब आप सॉलिड लेते हो तो आपको पता है कि सॉलिड का ये परफेक्ट डेफिनेट शेप एंड साइज रहता है. इसमें आप जो बॉडी आप कंसिडर करते हो तो उसको आप रिजिड बॉडी बोल सकते हो. तो रिजिड बॉडी मतलब क्या? द बॉडी इन विच द पार्टिकल डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस अंडर द एक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मतलब आप उस पर फोर्स भी अप्लाई करते हो तो जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है. सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी. तो ये सॉलिड में हम जनरली कंसिडर क्या करने वाले? रिजिड बॉडी कंसीडर करने वाले. ओके, जब आप सॉलिड्स लेते हो तो नेचुरली सॉलिड में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रहता है, और जो एटम्स रहते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस रहता है तो वो डिस्टेंस कम रहता है, और वो जो जॉइंट रहते हैं तो वो दे आर जॉइंट विद द मटेरियल लाइक दैट ऑफ द स्प्रिंग. ओके, मीन्स दे आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन. जैसे आप बोलोगे कि सर हमें तो दिखाई तो नहीं देते एटम्स वाइब्रेट होते, तो वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते इसलिए आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन एट रूम टेम्परेचर दे आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. और उसका टेंडेंसी क्या रहता है कि अपनी जगह पे रहने का, मतलब आगे ना पीछे मूव होता है, वो उसी जगह पे रहता है. इसलिए आप ऐसा एज्यूम करोगे कि जब आप पार्टिकल जो है एटम जो है तो उस जगह पे रहता है तो उसका टेंडेंसी क्या रहता है? इट कैन पोजेसेस द minimum potential energy. Okay, so due to of that reason we say that the solid can have a definite shape and size. Okay, तो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते डिफॉर्मेशन. ओके, फॉर्मेशन मतलब क्या? फॉर्म करना. जैसे आप फॉर्मेशन करते हो मतलब कुछ तो बनाते हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन. ओके, तो डिफॉर्मेशन मतलब क्या? द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. ओके, जैसे आप बॉडी को डिफॉर्म करना है मतलब आप क्या करोगे कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा? उसके शेप और साइज या शेप एंड साइज में क्या होगा? चेंज होगा. ओके, तो उसको आप क्या बोलोगे? डिफॉर्मेशन. ओके, डिफॉर्मेशन मतलब क्या? द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मेशन. जैसे आप समझो आपने रबर लिया है तो आप क्या करोगे कि उसको आप खींचोगे दोनों तरफ से, तो खींचने की वजह से क्या होता है कि उसका लेंथ बढ़ता है लेकिन उसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है. ओके, मतलब क्या हो गया? उसका शेप और साइज क्या हो गया? चेंज हो गया. तो इसको आप क्या बोलोगे? डिफॉर्मेशन. ओके, सो डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो शेप और साइज क्या होता है? उसका चेंज होता है. ओके, और जो फोर्स आपने अप्लाई किया है तो उसको आप क्या बोलोगे? डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, तो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड द साइज और शेप और बोथ चेंज ड्यू टू चेंजेस इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल. सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, मतलब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे सॉलिड पे और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा? वो जो सॉलिड है उसका शेप और साइज चेंज होगा, या
बोथ चेंज मीन्स शेप एंड साइज बोथ उसमें चेंज होगा, ओके, ड्यू टू द changes in relative position of molecule, and that force is called as the deforming force. ओके, तो इसमें हमें जनरली चैप्टर में क्या पढ़ना है, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि सॉलिड का प्रॉपर्टी. ओके, सो द प्रॉपर्टी दैट डिसाइड्स द नेचर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी. ओके, सो इसमें हम दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं सॉलिड के, एक इलास्टिसिटी रहेगा, एक क्या रहेगा, प्लास्टिसिटी रहेगा. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. ओके, तो पहले हम देखते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. ओके, तो इसमें हम पहले प्रॉपर्टी देखने वाले इलास्टिसिटी. ओके, तो इलास्टिसिटी में हम जो बॉडी लेने वाले तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी. ओके, इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, ओके, उस फोर्स से वजह से क्या होता है, उसका शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता है. ओके, और जब ये आप फोर्स रिमूव करते हो, मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया है बॉडी डिफॉर्म होने के लिए, जब आप रिमूव करते हो तो बॉडी क्या होता है, द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, तो जो बॉडी रिगेन होता है उसके शेप एंड साइज पे आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी. ओके, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जब आप रबर लेते हो तो रबर पे आप फोर्स अप्लाई करते हो उसके दोनों एंड पे, तो क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है, उसका डायमीटर कम होता है. जब आप फोर्स रिमूव करते हो तो क्या होता है, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, व्हाई, ड्यू टू ऑफ द इलास्टिसिटी. उसमें क्या प्रॉपर्टी रहता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी उसके ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है. और जो बॉडी रिगेन होता है इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफरेंट फोर्स, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी. जैसे आप फॉर एग्जांपल बोलोगे मेटल, रबर, क्वार्ट्ज, स्पंज. ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल फॉर द इलास्टिक बॉडी. ओके, और इसमें जो प्रॉपर्टी रहता है तो प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे आप, इलास्टिसिटी. ओके, तो इलास्टिसिटी मतलब क्या, द प्रॉपर्टी by virtue of which the body regain its original dimension or original shape and size after the removal of deforming force. Okay, and that property of body is called as the elasticity. Okay, and the body which can possesses that property, that body is called as the elastic body. Okay, so आपको clear हो गया elastic body और elasticity मतलब. elastic body मतलब क्या, if a body regain its original shape and size after removal of the deforming force, that body is called as the elastic body, and the property which can be possessed by body, that property is called as the elasticity. Okay, तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल मेटल्स, रबर, क्वार्ट्ज एटसेट्रा. ओके, जब आप स्टील और रबर एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हो, तो अगर मैं पूछता हूँ कि रबर और स्टील इसमें कौन सा मोर इलास्टिक है, तो आप क्या बोलोगे, सर रबर इज़ मोर इलास्टिक. राइट, क्यों, क्योंकि जब आप स्टील पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, उसका शेप एंड साइज जल्दी चेंज होता है क्या, नहीं होता है. लेकिन जब आप रबर लेते हो तो आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो आप क्या करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो इजीली. इसके लिए आप क्या कंसीडर करते हो कि रबर इज़ मोर इलास्टिक दैन स्टील. लेकिन एक्चुअली जो आप इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि एक्चुअली जो बॉडी रहता है इलास्टिक बॉडी का, उसका टेंडेंसी क्या रहता है, टू अपोजेस द चेंज इन शेप एंड साइज. मतलब जो आप डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस करते हो तो उसका टेंडेंसी क्या रहता है, उसको अपोज करने का. दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना. तो जब आप स्टील और रबर में कंपेयर करते हो तो स्टील इट कैन मोर अपोजेस टू चेंज इन शेप एंड साइज. ओके, सो इसका टेंडेंसी अपोज ज़्यादा करने का रहता है, इसलिए उसमें क्या होता है कि ज़्यादा चेंज आपको मिलता नहीं. तो ड्यू टू ऑफ दैट रीजन आप क्या बोलोगे कि स्टील इट इज़ मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर. ओके, और रबर में भी क्या होता है कि जैसे आपने समझो मैंने स्टील स्केल लिया है, उसको मैंने नीचे से पकड़ा, ऊपर मैं उसको ऐसे खींचता हूँ. ओके, जब मैं खींचता हूँ तो क्या होता है,
कि जब आप उसको रिलीज़ करोगे तो क्या होता है, इट कैन बी इंस्टेंटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो इंस्टेंटली उसके पोजीशन पे जाता है। ओके, तो जब आप बॉडी को देखोगे, द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इंस्टेंटेनियसली अपॉन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, सो इसके लिए आप क्या बोलोगे कि ये जो स्टील है, सो दैट इज कंसिडर एज द perfectly elastic. Actually there is no ability for the perfectly elastic body. Generally आप क्या बोलोगे, quartz fiber that is the perfectly elastic material, we assume that. Okay, why? Because it can be instantly or completely regain its original shape and size after the removal of deforming force. लेकिन जब आप रबर और स्टील का कंपेयर करते हो तो नेचुरली क्या होता है कि जैसे आप रबर आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होता है, देखते होगे, देखो आप रबर बैंड यूज़ करते हो या रबर यूज़ करते हो तो क्या होता है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ते जाता है ना, मतलब ओरिजिनल डायमेंशन पे या ओरिजिनल शेप एंड साइज में मिलता है क्या, नहीं मिलता है। ओके, तो इसके लिए हम कंसिडर क्या करते हैं कि स्टील इट इज़ मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर। क्लियर दैट? ओके, सो इलास्टिसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन उसका मेन टेंडेंसी क्या रहता है, टू अपोजेस टू चेंज इन इज डिफॉर्मेशन, उसके डिफॉर्मेशन को क्या करता है, वो अपोज करता है। तो ये जो अपोज का जो प्रॉपर्टी है तो इस स्टील में ज़्यादा रहता है इसके कंपैरिजन एज कम्पेयर टू रबर। ओके, सो ड्यू टू ऑफ दैट रीजन वी से दैट द स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर। एंड व्हाट इज द परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक मीन्स if a body regain its original shape and size completely and instantaneously upon removal of the deforming force, then that is called as the perfectly elastic body. Okay, और इसका जो आप दूसरा प्रॉपर्टी लेते हो तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी, या जो बॉडी आप लोगे उसके क्या बोलोगे आप, प्लास्टिक बॉडी। ओके, सो नेचुरल प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, और जब आप फोर्स रिमूव करते हो तो बॉडी उसके ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आता है। तो ऐसे जो एग्जांपल है तो उसका आप क्या बोलोगे, प्लास्टिक बॉडी। ओके, सो प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या, इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। बराबर, तो प्लास्टिक बॉडी में क्या होगा कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे तो बॉडी उसके ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, तो जो बॉडी रहता है उसका क्या बोलोगे आप, दैट इज कॉल्ड एज द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी। जैसे हमने पढ़ा ना इलास्टिसिटी, वैसे ही आप क्या बोलोगे, जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक बॉडी का तो उसको आप क्या बोलोगे, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या, द मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल shape and size after the removal of deforming force. Okay, so that property is called as the plasticity. Okay, so for example plasticity में आप क्या बोलोगे, clay, putty, mud. So these are the some example for the plastic body. Okay, जब आप mud लेते हो तो क्या होता है इसमें, जब आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से क्या होता है, उसका साइज और शेप चेंज होता है। लेकिन जब आप फोर्स रिमूव करते हो तो क्या होता है, it do not regain to its original shape and size. Okay, so that body is called as the plastic body and the property which can be possessed by it, that is called as the plasticity. Okay, so आपको इलास्टिक बॉडी मतलब क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसका जो प्रॉपर्टी उसको हम बोलोगे इलास्टिसिटी, उसका हमने एग्जांपल भी देखा, उसके बाद में हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक भी आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या कि बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, सो उसको बोलेंगे आप परफेक्टली इलास्टिक, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज फाइबर। ओके, और प्लास्टिक बॉडी भी आपको समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ओके, तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कंसेप्ट है तो बहुत इजी है, उसका टाइप्स जो है तो सिमिलर टाइप से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे हमने देखा कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड का हमने देखा, तो जब आप सॉलिड लेते हो तो पहले मैंने बताया कि सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल रहता है, जो उसका टेंडेंसी रहता है
रिमेन एट रेस्ट, मतलब उस पोजीशन से आगे भी नहीं जाना चाहता है, वो पीछे भी जाना नहीं चाहता है। ओके, तो इसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो कैसा रहता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहता है और निगेटिव रहता है। ओके, लेकिन जब आप उस पर क्या करते हो कि फोर्स अप्लाई करते हो, समझो मुझे उसका शेप एंड साइज चेंज करना है, मैं एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करता हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि उसका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ओके, जब वो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ता है तो नेचुरली मॉलिक्यूल का टेंडेंसी क्या रहता है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसका टेंडेंसी रहता है ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। ओके, जब उसमें फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है तो नेचुरली जब आप डिस्टेंस उसमें से उसका बढ़ाते हो तो नेचुरली उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसका एनर्जी बढ़ता है, लेकिन उसका जो एनर्जी रहता है तो वो कौन सा रहता है, निगेटिव एनर्जी रहता है। ये एनर्जी बढ़ता है लेकिन वो क्या रहता है, निगेटिव एनर्जी रहता है। ओके, लेकिन जब आप उसको कॉम्प्रेस करते हो, ओके, जब आप कॉम्प्रेस करते हो तो उसी वक्त भी उसका टेंडेंसी क्या रहता है, मॉलिक्यूल से एटम्स का ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। ओके, और जब आप उसको कॉम्प्रेस करते हो तो कॉम्प्रेस में क्या होता है, तो मॉलिक्यूल नज़दीक आते तो उनमें क्या होता है, दे कैन प्रोड्यूसेस द रिपल्सिव फोर्स, उनमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। और जब रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है तो तभी भी क्या होता है, उसका एनर्जी बढ़ता है, लेकिन वो एनर्जी क्या रहता है, उसका पॉजिटिव रहता है। बराबर है। तो मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का रिलेशन लेते हो एटम्स के लिए बॉडी के एटम जो रहते हैं उसमें, उसके लिए, तो इसमें आपको क्या समझ में आता है कि जब मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहता है और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है। लेकिन जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका डिस्टेंस बढ़ाते हो तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। जब फोर्स एक्टिव प्रोड्यूस होता है तो उसमें एनर्जी बढ़ता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। राइट, और जब आप उसको कॉम्प्रेस करते हो तो कॉम्प्रेस कर होता है तो तब क्या होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं नज़दीक वाले मॉलिक्यूल्स, तो उनमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। और रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें एनर्जी बढ़ता है, लेकिन वो एनर्जी क्या रहता है, उसका पॉजिटिव रहता है। ओके, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द टू पार्ट्स। द फर्स्ट दैट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, अब ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है तो ये जो दोनों क्वांटिटी ये रिलेटेड क्वांटिटी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्पंज लिया है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि स्पंज को मैं ऐसे सब तरफ से उसको ऐसे दबाता हूँ। ओके, सो दबाने की वजह से क्या होता है, नेचुरली उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। ओके, तो शेप एंड साइज चेंज होगा तो नेचुरली उसमें क्या होगा, इट कैन प्रोड्यूसेस द स्ट्रेन, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ओके, और उसी वक्त क्या होता है कि नेचुरली स्पंज में क्या रहता है, इलास्टिसिटी रहता है, तो नेचुरली उसका टेंडेंसी क्या है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज पे जाने का उसका टेंडेंसी रहता है। ओके, तो जब आप मैं उसको जो फोर्स अप्लाई करता हूँ तो नेचुरली उसको मैं क्या बोलूँगा, प्रेशर बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैं जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ उस पे एरिया पे, तो प्रेशर मतलब आपको पता है कि प्रेशर मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। ओके, जो मैं उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, पर तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उसका साइज शेप एंड साइज चेंज होता है, मतलब कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ओके, और उसका टेंडेंसी क्या है, ड्यू टू ऑफ इलास्टिसिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, तो उसमें क्या होता है कि इंटरनल रेस्ट्रेंट फोर्स उसमें तैयार होता है, और वो इंटरनल रेस्ट्रेंट फोर्स का टेंडेंसी क्या रहता है, टू रिगेन दैट स्पंज टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, और वो जो इंटर रेस्ट्रेंट फोर्स पर यूनिट एरिया है उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो स्ट्रेस मतलब क्या, द इंटर रेस्ट्रेंट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। ओके, मतलब आप बोलोगे कि स्ट्रेस और प्रेशर नियर अबाउट सेम, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब आप क्या बोलोगे, वो मैग्नीट्यूड में सेम है। प्रेशर मतलब क्या हो गया कि प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको पता है। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही आएगा कि फोर्स अपॉन एरिया, पर है ना। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है
कि प्रेशर मतलब क्या, इट इज़ एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रेशर। तो प्रेशर मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जो बॉडी है, मतलब जो स्पंज है, उसका टेंडेंसी क्या है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो किसकी वजह से हो रहा है, कि उसमें जो इंटररेशन फोर्स है उसकी वजह से वो क्या होता है, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्योंकि आपको पता है इलास्टिसिटी में क्या होता है, इट्स इलास्टिक बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है, टू अपोज टू इट्स चेंज। और आपको पता है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो क्या होता है, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो क्यों ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आता है, ड्यू टू ऑफ द इंटररेशन फोर्स इट कैन बी सेटअप विद इन द बॉडी। तो जो इंटररेशन फोर्स है बॉडी में क्या होता है, सेटअप होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बराबर है। तो वो जो इंटररेशन फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। ओके, सो आपको क्लियर हो गया कि प्रेशर और स्ट्रेस समझ में आ गया ना, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, प्रेशर में क्या होता है, इट इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस मतलब क्या होता है, इट इज इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। ओके, सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया आपका, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब उसका फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन ए, पर तो उसका एस यूनिट क्या हो गया स्ट्रेस का, सो एस यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, बिकॉज दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर। अभी मैंने बताया ना कि प्रेशर ही है ना, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो उसका यूनिट आप लिख सकते हो। तो डायमेंशन क्या आएगा आपका स्ट्रेस का, सो इज डायमेंशन इज L-1m1T-2। ओके, सो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन स्ट्रेस का। ओके, ये टॉपिक आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, डिफाइन स्ट्रेस, गिव इट्स एस यूनिट एंड डायमेंशन, है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस का ये डेफिनेशन हो गया, उसका एस यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और उसका डायमेंशन क्या हो गया आपका L-1m1T-2। ओके, सो नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन। तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि जब आप स्पंज कॉम्प्रेस करते हो, मतलब आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ओके, सो तो स्ट्रेन मतलब क्या है, जो उसमें जो डायमेंशन चेंज होता है, तो जब आप वो मेज़र करते हो चेंज इन डायमेंशन, तो आप मेज़र करोगे कौन से टर्म से, स्ट्रेन से, बराबर है। तो स्ट्रेन मतलब क्या होगा, द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज द स्ट्रेन, the strain it is defined as the ratio of change in dimension to the original dimension of body, and that is called as the strain, बराबर है। तो यहाँ पर हमने आगे क्या लिखा है कि strain has no unit and dimension, बराबर है। why, because it is the ratio of same quantity। समझो मैंने अगर लेंथ में चेंज किया है, तो लेंथ में क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर अपॉन मीटर, तो उसका यूनिट नहीं आएगा, तो नेचुरली डायमेंशन नहीं आएगा। अगर मैं चेंज वॉल्यूम में लेता हूँ तो उसमें भी सेम रेशियो आएगा, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, तो उसको यूनिट नहीं आएगा और डायमेंशन आएगा। ओके, सो द स्ट्रेन इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, सो द स्ट्रेन डू नॉट हैव एनी यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। ओके, सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द 2 टर्म्स, स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन। ओके, अभी आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, दिस 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब जब आप बॉडी में देखोगे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो नेचुरली उसमें क्या होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जितना स्ट्रेन बॉडी में रहेगा उतना उसका स्ट्रेस रहेगा, पर ना। जब मैंने अभी एग्जांपल बताया ना स्पंज का, जब मैं उसको ऐसा प्रेशर लगा कि उसको मैं ऐसे दबाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो जितना उसमें स्ट्रेन रहेगा उतना ही उसमें क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, पर ना। स्ट्रेस मतलब क्या, कि उसमें इंटररेशनल फोर्स होगा और उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, सो इसके लिए आप क्या बोलोगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, दिस क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, जब आप टाइप्स देखोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो ये जो टाइप्स है सिमिलर टाइप्स है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, करेक्ट। तो आप हम ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का टाइप्स लेने वाले हैं 3 टाइप्स, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब आप बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करते हो, तो नेचुरली इसमें आप क्या बोलोगे कि उसका लेंथ चेंज होता है,
या आप बोलोगे उसका एरिया और वॉल्यूम चेंज होता है, या आप बोलोगे उसका शेप एंड साइज चेंज होता है. ओके, सो ड्यू टू ऑफ द चेंज इन इट्स लेंथ, due to of the change in its volume, and due to of the change in its shape and size, so we'll get the three types of stress and strain. Okay, so let us first we'll discuss about the types of stress and strain. So we'll discuss about the first type of stress and strain. Okay, so पहला types हम देखते हैं. तो इसमें हम देखोगे कि the stress produced by a deforming force acting along a length of body or rod is called longitudinal stress, or that is called as the tensile stress. Okay, and the strain produced is called as the tensile strain. Okay, मतलब due to of the deforming force acting on the body and it can be related to change in length of the body. आप इसमें क्या बोलोगे कि डिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में, लेकिन ये सिर्फ रिलेटेड किससे रिलेटेड लोगे आप? इट इज रिलेटेड टू ओनली द चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी. Okay, and that stress or strain is called as the tensile stress or tensile strain. Okay, अब ये जो आप स्ट्रेस लेने वाले हो तो इसमें आप उसको आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. मतलब दो टाइप का आप स्ट्रेस लेने वाले हो. दैट इज एक्चुअली द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. वाई? बिकॉज इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, सो दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस आल्सो. लेकिन इसमें आप दो पार्ट कंसिडर करते हो कि एक आप स्ट्रेस लोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस लोगे, एक आप लोगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लोगे. ओके, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या कि जब समझो मैंने रबर लिया है तो उसको मैं खींच रहा हूँ, तो खींचने की वजह से क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है. देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ. ओके, तो जब लेंथ इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे आप? टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या कि उसको मैं कॉम्प्रेस करता हूँ, तो कॉम्प्रेस करने के क्या हो जाता है कि उसका लेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है. ओके, जब लेंथ डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेगा आप? दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. क्लियर हो गया? टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या? इफ ड्यू टू ऑफ द अप्लाइड फोर्स देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ, सो दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, एंड ड्यू टू ऑफ द अप्लाइड फोर्स देयर इज अ डिक्रीज इन लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन आप एक इंक्रीज इन लेंथ और एक डिक्रीजिंग लेंथ ले रहे हो. इसकी वजह से आपको दो स्ट्रेस आपको मिलेंगे, एक टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा आएगा आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. ओके, सो दैट इज द स्ट्रेस. सो आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए. तो आप क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है आप लिखोगे एफ अपॉन ए. ओके, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अपॉन ए. दैट इज द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या? व्हेन अ रॉड is pushed at two ends with equal and opposite forces and its length decreases. मतलब जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, मतलब उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो उस वक्त जो स्ट्रेस आपको मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. ओके, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. ओके, तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया. टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि लेंथ इंक्रीज होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है? लेंथ डिक्रीज होता है. ओके, अगर ये एग्जाम्पल आप वायर के लिए लेते हो तो इसमें आप थोड़ा फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हो. समझो मैंने एक वायर लिया है, इसका ओरिजिनल लेंथ समझो कैपिटल एल है, वो मैंने सस्पेंड किया फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. ओके, और नीचे मैंने क्या किया? वी कैन अप्लाई द लोड एट इट्स एंड. तो लोड की वजह से क्या होता है? देयर इज अ सम एक्सटेंशन कैन प्रोड्यूस इनटू द वायर. मतलब वो वायर क्या होता है? थोड़ा उसमें उसकी लेंथ में क्या होगा? चेंज होगा. दैट इज कॉल्ड एज द चेंज इन लेंथ और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ. बराबर. तो इसमें क्या होगा कि मैंने लोड अप्लाई किया, बराबर. तो लोड अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया? उसका लेंथ इंक्रीज हो गया, तो नेचुरली वो स्ट्रेस कौन सा हो गया आपका? दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ई. बराबर. तो ये फॉर्मूला जो एफ है, तो आपको पता है फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन. पर तो इस वायर जो है तो उसको मैंने लोड अप्लाई किया है, मतलब उसको मैंने कुछ मास जो है तो वो अप्लाइड किया है. ओके, तो वो जो एक्सीलरेशन है तो वो एक्सीलरेशन क्या कंसीडर करूंगा मैं? दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बराबर है. तो एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? एफ इज इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ. बराबर है. और डिवाइड बाय ए मतलब एरिया. तो एरिया जो है तो मैं वायर कंसीडर कर रहा हूँ. बराबर. तो मैं वायर का एरिया लेता हूँ, तो वायर जब मैं उसको बेंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? इट कैन बी गेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? सो दैट इज पाई आर स्क्वायर.
पर तो उस वक्त अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला लेता हूँ वायर के लिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ mg अपॉन पायर स्क्वायर, है ना। यह फोर्स जो है तो मास मतलब जो लोड मैंने अप्लाई किया इनटू एक्सीडेंट टू ग्रेविटी, व्हाट इज द एरिया फॉर दैट वायर, सो एरिया ऑफ दैट वायर इज पायर स्क्वायर। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो वायर के लिए mg अपॉन पायर स्क्वायर, क्लियर दैट, ओके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। सो हम देखते नेक्स्ट जो है ये आपका स्ट्रेस हो गया, तो नेक्स्ट हम देखते टेंसाइल स्ट्रेन का, पर तो टेंसाइल स्ट्रेन तो आपको पता है स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने बताया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। लेकिन जब ये स्ट्रेन आप रिलेटेड लेते हो चेंज इन लेंथ से, इफ वी कैन टेक द strain, it can be related to change in length, then that strain is called as the tensile strain। अभी मैंने बताया कि लेंथ जब आप चेंज करते हो तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, स्ट्रेस लिया तो उसको आप टेंसाइल स्ट्रेस बोलोगे, अगर आप स्ट्रेन लेते हो तो उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेन, ओके। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय अ टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्जिटुडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, बराबर है। मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि जैसे मैंने वायर लिया, उसका ओरिजिनल लेंथ एल था, मैंने वो सस्पेंड किया फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, उसको मैंने लोड अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ हो गया स्मॉल अमाउंट में, बराबर। तो वो जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हुआ है तो उसको क्या बोलूँगा मैं, टेंसाइल स्ट्रेन, ओके। मतलब द स्ट्रेन इट कैन बी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ एंड दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेन, दैट। तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पर एज्यूम किया है, देखो यह इफ कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जो मैंने लोड अप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि आप इलास्टिक बॉडी कंसिडर कर रहे हो, बराबर। तो जब मैंने लोड अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हुआ डेल्टा एल, बराबर। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला इधर क्या आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर ना। एक्चुअली स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन आप रिलेटेड टू लेंथ ले रहे हो, तो मैंने क्या किया कि डायमेंशन की जगह पे मैंने वर्ड यूज़ किया लेंथ, बराबर है। तो टेंसाइल स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होगा, द टेंसाइल स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, clear that। so what is the change in length, so change in length मतलब delta L, what is the original length, that is capital L, clear that, okay। so the टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया आपका डेल्टा L अपॉन कैपिटल L, okay। so let us discuss about the second type for the stress and strain, okay। अभी ये जो सेकंड टाइप आप ले हो, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ओके। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन इट्स वॉल्यूम, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेन, बराबर ना। कि डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये रिलेटेड किस पे आप ले रहे हो, इट इज़ रिलेटेड टू ओनली चेंज इन इट्स वॉल्यूम। जैसे हमने पिछले बार देखा कि चेंज इन लेंथ है तो उसको आप क्या बोलोगे, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, और जब आप चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी का कंसीडर कर रहे हो तो वो जो स्ट्रेस है उसको आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलोगे आप, वॉल्यूम स्ट्रेन, क्लियर दैट, ओके। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। तो यहाँ पर देखो आप, पहला हम ले रहे वॉल्यूम स्ट्रेस और उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उसको आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो, ओके। सो वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो इसमें आप क्या बोलोगे, ले एफ बी अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी, इट एक्ट्स नॉर्मली एंड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द surface area A of the body, such a stress which produces change in size but no change in shape is called volume stress, पर है मतलब इस पे आप क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो जो बॉडी है उसके इंटायर सरफेस से, एंड दैट फोर्स विच इज एक्ट
नॉर्मली एंड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस एरिया। उसके ऑल ओवर द सरफेस एरिया पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करो। तो आपको पता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑन सरफेस एरिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेशर, मतलब वो क्वांटिटी आपका प्रेशर ही रहता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि इट कैन प्रोड्यूसेस द चेंज इन साइज, उसका साइज चेंज होता है बट देर इज नो चेंज इन शेप। उसका जो शेप है वैसे रहता है लेकिन उसका साइज क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मैंने समझो बॉल लिया है, पर रबर बॉल लिया है, उसको मैं सब तरफ से ऐसा उसको दबाता हूँ। ओके, मतलब उसके मैं क्या करता हूँ, प्रेशर अप्लाई करता हूँ। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू ऑफ दैट चेंज इन प्रेशर उसका साइज चेंज होता है बट देर इज नो चेंज इन शेप, मतलब वो गोल साइज में रहेगा, सिर्फ उसका साइज क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसका शेप जैसे गोल है वैसे ही रहेगा। बराबर, तो वो जो स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो नेचुरली आपको पता है कि ड्यू टू ऑफ द चेंज इन प्रेशर देयर इज द चेंज इन वॉल्यूम, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपको पता है। बराबर है, तो इसमें क्या होगा कि जो बॉडी के मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वो जो स्ट्रेस आपको मिलेगा दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेस। क्लियर दैट? ओके, सो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, दैट इज द सेम फॉर्मूला ई एफ अपॉन ए, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला ई एफ अपॉन ए। बराबर, तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, ई एफ अपॉन ए, या आप उसको बोल सकते हो दैट इज द चेंज इन प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ड्यू टू ऑफ दैट चेंज इन प्रेशर देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर जो आप चेंज कर रहे हो उसके वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ डीपी। व्हाट इज द डीपी? सो दैट इज द चेंज इन प्रेशर। तो आप वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए और इज इक्वल टू डीपी। व्हाट इज द डीपी? दैट इज द चेंज इन प्रेशर। Is that okay? So the volume stress produces change in size without change in shape of body. Okay, so that is called as the hydraulic or hydrostatic वॉल्यूम स्ट्रेस। बराबर ना, इसको आप हाइड्रोलिक और हाइड्रोस्टैटिक वॉल्यूम स्ट्रेस क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ड्यू टू ऑफ दैट चेंज इन प्रेशर देर इज ओनली द चेंज इन साइज विदाउट चेंज इन शेप, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका सिर्फ साइज चेंज होगा। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेस आएगा उसको आप बोलोगे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। कर दे? ओके, सो इससे रिलेटेड है, अगर हम स्ट्रेन के लिए लेते हो तो उसको क्या बोलेगा आप, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेन। पर है, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन पे आप सेम एग्जांपल आप लोगे, इसमें जो मैंने बॉडी लिया उसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी था, ड्यू टू ऑफ दैट चेंज इन प्रेशर देयर इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। जैसे आप प्रेशर चेंज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। पर तो जब आप वॉल्यूम स्ट्रेन लोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा, सो नेचुरली इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे हमने देखा ना टेंसाइल स्ट्रेन का, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिया टेंसाइल स्ट्रेन का, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हो तो आप क्या करोगे, द लेंथ इज रिप्लेस बाय ओनली वॉल्यूम। So what is the formula for volume strain? So the volume strain is defined as change in volume per unit original volume. Okay, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन का, सो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा वी। अभी मैंने बताया ना कि जब आप चेंज इन प्रेशर लेते हो, सो स्मॉल चेंज इन प्रेशर आपने लिया दैट इज द डीपी और डेल्टा पी, है ना, डीपी लिया आपने तो यहाँ पर आप डी वी अपॉन वी लिख सकते हो। अगर आपने चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी लिया तो यहाँ पर आप लिखोगे डेल्टा वी अपॉन वी। बराबर, तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, डेल्टा वी अपॉन वी, या आप लिखोगे डी वी अपॉन वी। व्हाट इज द डी वी, दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज डेल्टा वी, दैट इज द सेम, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। सिर्फ आप उसको डेल्टा वी लिखोगे या डी वी लिखोगे, दैट इज डिपेंड ऑन यू। क्लियर दैट? ओके, सो आपका हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम आपका हो गया समझो डी वी या डेल्टा वी हो गया, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम की आपका क्या हो गया, वी हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप फॉर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, सो थर्ड टाइप आपका आएगा दैट इज द शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, अब शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या देखते हैं। अभी इसमें आप क्या बोलोगे थर्ड टाइप में, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ बॉडी एंड दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन।
ओके मतलब जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, ड्यू टू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स वी कंसिडर ओनली द चेंज इन shape or body or change in shape or size of body, then that stress or that strain is called as the shearing stress or shearing strain. ओके तो आपको तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गया. पहले हमने रिलेटेड लिया है लेंथ के रिलेटेड, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन. दूसरा हमने लिया वॉल्यूम के रिलेटेड लिया हमने उसको, वो हमने वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन. अभी जब आप शेप एंड साइज से रिलेटेड लेते हो डिफॉर्मेशन, तो उसका आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन. ओके सो अभी हम देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या आएगा शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का. ओके तो देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेस पहले. ओके तो शेयरिंग स्ट्रेस में क्या करना है, समझो मैंने ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया है. ओके तो इसका ये जो लोअर सरफेस है ए बी, ये मैंने फिक्स रखा है, बराबर है, ये मैंने फिक्स रखा है. और मैं क्या करता हूँ, ये जो अपर सरफेस है उसको मैं क्या करता हूँ, वी कैन अप्लाई द टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट्स अपर सरफेस ओनली. मतलब यहाँ पर मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ. मतलब टेंजेंशियल फोर्स मतलब क्या, दिस फोर्स इज पैरेलल टू द फिक्स सरफेस ए बी, इसके एग्जैक्टली पैरेलल फोर्स. अरे अभी इसमें क्या होता है कि जब मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि इसका शेप चेंज होता है, बराबर ना. ये जो शेप है ना उसका, तो शेप चेंज होता है. मैं समझो मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया है तो उसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है. देखो ये ऐसा आ रहा है ना, ये पैरेललोग्राम में उसका कन्वर्ट हो गया, तो उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया. मतलब उसका बेस फिक्स है, बराबर है. तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप चेंज हो गया. तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन. क्लियर दैट. ओके सो शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या, लेट यह बी अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस एरिया ए. This force produces change in shape of body without changing in its size. Okay, so that is called as the shearing stress. उस शेप में क्या हो गया, उसका चेंज हो गया, बराबर. तो जो स्ट्रेस है उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस, बराबर. तो नेचुरली दैट इज द शेयरिंग स्ट्रेस. तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एफ अपॉन ए. क्लियर दैट. ओके अभी इसमें लिया है, देखो मैंने सपोज ए बी सी डी इट इज़ द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब. ये आपका फ्रंट फेस है क्यूब का. अब फोर्स एफ इट इज़ अप्लाई टू द क्यूब सो दैट द बॉटम ऑफ फेस इज बॉटम ऑफ द क्यूब इज फिक्स. ये बॉटम जो है उसका आपने फिक्स रखा है. एंड ओनली द टॉप सरफेस इज स्लाइटली डिस्प्लेस. ये जो टॉप का सरफेस इज स्लाइटली आपका क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया. ओके सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल फोर्स. ये जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया ना, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो अपर सरफेस उसका शेप ओनली चेंज हो गया आपका. करेक्ट. मतलब आप क्या बोलोगे, द टेंजेंशियल फोर्स इज पैरेलल टू द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक. है ना, जो टेंजेंशियल फोर्स मैंने अप्लाई किया इधर, तो ये पैरेलल है किसको, टॉप सरफेस को और बॉटम सरफेस को. right. The restoring force per unit area developed due to applied tangential force is called as the shearing stress or tangential stress. मतलब जो फोर्स आपने किया दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स, तो आप उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, बराबर. तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल फोर्स मतलब क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द restoring force per unit area developed due to applied tangential force. Okay, is called as the shearing stress or tangential stress. Okay, so that is the expression for stress. Okay, next देखते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन. बराबर. तो अभी शेयरिंग स्ट्रेस में सेम एग्जांपल मैंने लिया, बराबर. तो जैसे हमने पिछली बार देखा, देखो टेंसाइल स्ट्रेन उसका फॉर्मूला हमने क्या लिया, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर. क्योंकि वो जो था टेंसाइल इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. दूसरा हमने टाइप लिया वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन. तो वॉल्यूम स्ट्रेन में हमने क्या देखा, उसका डेफिनेशन क्या लिया हमने, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बराबर. इट इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम. जब आप शेयरिंग स्ट्रेन आप लेते हो, तो शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ बॉडी. तो नेचुरली आप क्या बोलोगे कि अगर मैं पूछता हूँ आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर शेयरिंग स्ट्रेन, तो आप इजीली क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप. वाई, बिकॉज इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ बॉडी. लेकिन जब आप न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली आप लिखोगे तो आप उसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो कि चेंज इन शेप ऑफ ओरिजिनल शेप, ऐसा फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, नहीं, पर है. तो इसके लिए
फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, तो इसमें देखो आप कैसे लिखोगे कि जब मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ अपर सरफेस पे, बराबर, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्यूब है उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, बराबर। तो शेप चेंज होना मतलब क्या हो गया, देयर इज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैन प्रोड्यूस इन इट्स अपर सरफेस। ये जो अपर सरफेस है ना, तो इसमें क्या हो गया, देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, ये दिख रहा है ना डेल्टा एल, दैट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट और दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो आप क्या बोलोगे, देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका डेल्टा एल ऑफ द बॉटम फेस एंड टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब। ये जो बॉटम सरफेस हो गया, ये आपका टॉप सरफेस हो गया। सच अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सरफेसेस इज कॉल्ड shear strain, बराबर। तो shear strain आपका क्या हो गया, दैट इज द चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ऐसा बोलोगे, बराबर। तो चेंज इन शेप मतलब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, तो ये डेल्टा एल हो गया आपका, बराबर। और ओरिजिनल शेप मतलब कौन सा था आपका, ये जो था ओरिजिनल लेंथ, ये जो आप एल ले रहे हो ना, तो आपका ओरिजिनल शेप था, बराबर। तो इसके दोनों का यूज़ करके आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेन, सो शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट टू इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, बराबर ना, मतलब ये दैट इज द चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप हो गया ना आपका, बराबर। तो चेंज इन शेप मतलब आप क्या बोलोगे, दैट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, मतलब आप कौन सा भी ले सकते हो, ए या ए, दैट इज द सेम। सो दैट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप, मतलब क्या बोलोगे, सो इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, ये आपका फिक्स लेयर था, बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग स्ट्रेन, सो इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया शेयरिंग स्ट्रेन का, ओके। लेकिन ये फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, दैट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा, बराबर ना। तो इसमें क्या होगा कि ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये समझो ये डी है, पोजीशन मैंने डी डैश लिया, तो डी से डी डैश जब आप पार्टिकल मूव हो रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, बराबर है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये जो ये स्मॉल एंगल उसने ट्रेस किया, मतलब ए डी चेंजेस टू सपोज ए डी डैश, तो उसने क्या किया, इट कैन डिस्प्लेस अ स्मॉल एंगल थीटा, बराबर। तो जब आप tan थीटा लोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, डेल्टा एल अपॉन एल, बराबर। तो इसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा। क्यों, व्हाई, बिकॉज दिस एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। सो ड्यू टू ऑफ दैट रीजन व्हेन इट कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, जब आप एंगल रेडियन में काउंट करोगे तो आप उस वक्त क्या बोलोगे आप, द tan थीटा इट्स वैल्यू इज नियरली इक्वल टू थीटा, कब, व्हेन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इज वेरी स्मॉल, मतलब ये डेल्टा एल अगर स्मॉल रहता है तो आप क्या बोलोगे, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ओके। सो शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला आपका हो गया डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ओके। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का तीनों टाइप, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। देखो बहुत इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं, चैप्टर छोटा भी है, बहुत इजी है और बहुत इसका इजीली कंसेप्ट आपको आ सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ओके। तो आपको समझ में आ गया। हमने पहले जो है इंट्रोडक्शन में हमने देखा, तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा डिफॉर्मेशन, उसके बाद में हमने देखा डिफॉर्मिंग फोर्स, बराबर। और जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखा सॉलिड्स का, तो उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ कंसिडर किया, एक इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी, बराबर। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या आपको समझ में आ गया, प्लास्टिसिटी मतलब क्या आपको समझ में आ गया, बराबर। उसके बाद में हमने दो टर्म्स देखा, पहला था स्ट्रेस और दूसरा था स्ट्रेन, बराबर। और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का टाइप हमने देखा, इट कैन बी डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, second related to change in volume and third is related to change in shape of body, okay। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन और उसका तीनों टाइप्स हमने पढ़ा, ओके। मुझे लगता है अच्छी तरह से आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्टी आपको यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, पहला जो पार्ट है आपका तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ओके। तो बाकी का जो टॉपिक है हम देखते सेकंड पार्ट में, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।